वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश पांडे, इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको अंग्रेज़ी के वो स्टेप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप अंग्रेज़ी अच्छी लिख सकते हो, आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकते हो और आप अंग्रेज़ी अच्छी समझ सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे डिफरेंट बोर्ड से पढ़े होते हैं जहां हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, लेकिन उनको एक सब्जेक्ट के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़नी होती है और बाद में वो कंपटीशन में बैठते हैं, जैसे डिफरेंट कैरियर कंपटीशन्स हुए या एकेडमिक कंपटीशन्स हुए जहां उनको अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अंग्रेज़ी लिखने में, बोलने में और समझने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप किस आधार पर अंग्रेज़ी सीखें जिससे आपको अंग्रेज़ी न लिखने में, न बोलने में, न समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हम कैसे अपनी भाषा को, मीन्स हम हिंदी बोलते हैं, घर में हिंदी बोलते हैं, बाहर हिंदी बोलते हैं, और हम अपने भाषा को कैसे अंग्रेज़ी में एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्लुएंटली, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अंग्रेज़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती क्या क्या हैं। तो देखिए, अंग्रेज़ी में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, 4 ही बात अंग्रेज़ी में है, और अगर आपको इन 4 बातों की अच्छी समझ है तो आपको अंग्रेज़ी लिखने और बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज़ बेसिक यूनिट। हर भाषा की अपनी एक बेसिक यूनिट होती है और ये बेसिक यूनिट अंग्रेज़ी में लेटर कहलाती है। इसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। जैसे हिंदी में हम का, खा, गा, घा बोलते हैं, ऐसे अंग्रेज़ी में ABCD है। का, खा, गा, घा ये वो अक्षर हैं जो हिंदी में फ्रेज़ और वाक्य का निर्माण करते हैं। ऐसे अंग्रेज़ी में ABCD वो लेटर्स हैं जो आगे बढ़कर सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी बेसिक यूनिट से, माने इसी लेटर से नेक्स्ट जो नंबर 2 चीज़ बनती है, दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो बेसिक यूनिट है। मीन्स ABCD, दीज आर द बेसिक यूनिट्स, दीज आर द लेटर्स। और जब ये स्टेप आगे बढ़ता है तो नंबर 2 पर यह चीज़ आती है, वर्ड। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखनी है कि हाउ टू स्पीक वर्ड्स। अब आप जानो वर्ड क्या है। इसी वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। मीन्स जिनको आप अंग्रेज़ी में वर्ड्स कहते हो, हिंदी में वो शब्द कहलाते हैं। वर्ड्स 2 या 2 से अधिक लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। मीन्स इन इंग्लिश words is nothing but a combination of 2 or more letters which contains a sense. means words जो शब्द हैं अंग्रेजी में 2 या 2 से अधिक अक्षरों का एक ऐसा समूह है जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है। मीन्स इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हिंदी में शब्दों का अर्थ होता है और अंग्रेजी में वर्ड्स का एक सेंस होता है। जैसे अंग्रेजी में है चेयर एक वर्ड, पर्सन एक वर्ड। तो अगर आप चेयर पर्सन एक साथ लिखेंगे तो इसका मतलब इस अर्थ कुर्सी वाला आदमी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड्स सेंस कवर करते हैं और हिंदी के वर्ड्स अर्थ कवर करते हैं। जब ये वर्ड आगे बढ़ता है, मीन्स तीसरा स्टेप, जैसे लेटर से वर्ड बनता है, ऐसे नंबर 3 वर्ड से फ्रेज बनता है। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। The basic step of English language is this phrase. माने if you are able to understand what phrase is, then you are very much able to understand in what manner English is spoken. अगर आपको phrase समझ में आ रहा है तब आप ये बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि phrase कहते किसे हैं। आप एक बात गौर कीजिए, अंग्रेजी में अगला स्टेप अपने पिछले स्टेप से बनता है। जैसे वर्ड के पीछे देखिए लेटर, यानी वर्ड का निर्माण, वर्ड का कंस्ट्रक्शन लेटर से होता है, और फ्रेज के पीछे है वर्ड, यानी फ्रेज वर्ड से बनता है। यानी जब 2 या 2 से अधिक लेटर मिलते हैं तो वर्ड बनता है, और जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स आपस में मिलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक लेटर मिले तो वर्ड बना, ऐसे जब 2 या 2 से अधिक वर्ड मिले तो फ्रेज बना। फ्रेज में एक बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है, फ्रेज 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। जब ये किसी
सेंटेंस में पड़ता है तब ये अर्थ देता है। जैसे माई ब्रदर, एक वर्ड है माई, एक वर्ड है ब्रदर, माई ब्रदर। अब आप गौर कीजिए, माई ब्रदर कंटेन्स नो सेंस, इसका कोई सेंस नहीं है कि माई ब्रदर कौन, मेरा भाई कौन, मेरा भाई कब, मेरा भाई कहाँ, मेरा भाई कैसे, कोई सेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप बोले माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, इसका मतलब अब माई ब्रदर का एक सेंस क्रिएट हो गया कि मेरा भाई स्कूल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्रेज अंग्रेजी में वर्ड से जरूर बनता है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आपको फ्रेज मालूम है और इसका यूज मालूम है, ये कैसे लिखा जाता है, तो आपको सेंटेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेज कैसे बनता है, सबसे पहले आप ये जानिए, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक यू अबाउट इंग्लिश, दो ही प्रकार के वर्ड्स होते हैं। अंग्रेजों ने केवल दो वर्ड्स बनाए हैं, हमको इन दो वर्ड्स का यूज नहीं मालूम है, इसलिए हम प्रॉपर वे में अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए जब हम बाजार गए थे तो हमने बाजार से ये चीज़ें खरीदी, आपने इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोल दिया, लेकिन आप अंग्रेजी में इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग ए ट्रांसलेशन इन टू योर माइंड एंड देन यू जस्ट वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट इंग्लिश पर्टिकुलरली विद दिस सेंटेंस। लेकिन ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत ये है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बताया गया है, जान लो बच्चा, द थिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, द थिंग्स थॉट टुगेदर आर मेंशन टुगेदर। जो बातें एक साथ सोची जाती हैं अंग्रेजी में वो एक साथ बोली जाती हैं। आप उसको अंग्रेजी में क्रम देने की कोशिश मत करो कि हम ये बात बोलना चाहते हैं तो हमको इसको सिस्टमेटिक वे में बोलना है, ऐसा नहीं अंग्रेजी में। वॉट एवर यू थिंक फर्स्ट स्पीक फर्स्ट, जिसको तुम पहले सोचो उसको पहले बोलो। तीन बातें हैं, आइदर यू थिंक समथिंग, या तो आप कुछ सोचते हो, आइदर यू सी समथिंग, या तो आप कुछ देखते हो, आइदर यू हियर समथिंग, या आप कुछ सुनते हो। तो जिस चीज को पहले सोचो, जिस चीज को पहले देखो, जिस चीज को पहले सुनो, अंग्रेजी में उसको पहले बोलो। अब प्रश्न यह है, जिस चीज को पहले सुनो, पहले देखो, पहले सोचो, वो चीज क्या है, ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। वो 7 चीजें हैं, 7 बातें। अंग्रेजी में केवल 7 बातें हैं, 8वीं बात बेटा अंग्रेजों ने बनाई ही नहीं है। अगर आप 7 बातों का यूज जानते हो तो आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हो, आपके कलम से हिंदी के अलावा अंग्रेजी ही निकलेगी, इसलिए कि वो 7 बातें बेसिकली बेस करती हैं फ्रेज पर। फ्रेज 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसका अपने आप में कोई सेंस नहीं है, और जब ये सेंटेंस में पड़ता है तब ये सेंस देता है। तो वो 2 वर्ड्स कौन से हैं, तो जानिए, अंग्रेजी में वो फ्रेज अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड से बनता है तो वो 2 वर्ड्स हैं कौन कौन से। तो देखिए, अंग्रेजी में जो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड, माने अंग्रेजी में जो वर्ड्स बतौर फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 हैं। एक वो वर्ड हैं जो विद प्रीपोजिशन बोले जाते हैं, और एक वो वर्ड हैं जो विदाउट प्रीपोजिशन बोले जाते हैं। जान लो, अंग्रेजी में तीसरा कोई वर्ड नहीं है। अगर आप एक अंग्रेजी का सेंटेंस बोलेंगे, जैसे ए हंटर किल्ड ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, इसमें देखिए हंटर, किल्ड, लॉयन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा है। और इन फॉरेस्ट, इसमें देखो फॉरेस्ट के पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। यानी जब आप अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बोलते हो तो आप उसमें 2 ही प्रकार के वर्ड्स बोलते हो, या तो आप प्रीपोजिशन वाला वर्ड बोलते हो या आप बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड बोलते हो। इसके अलावा तीसरा वर्ड आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में तीसरा वर्ड है ही नहीं। फ्रेज लिखने का तरीका क्या है, अगर आप अंग्रेजी में फ्रेज लिखना चाहते हैं तो जो वर्ड विदाउट प्रीपोजिशन है वो पहले आएंगे। अंग्रेजी में विदाउट प्रीपोजिशन वर्ड्स का यूज सबसे पहले होता है, और विद प्रीपोजिशन का यूज लेटर यानी बाद में होता है। हिंदी में कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी में आपने लिखा गांव में एक आदमी, आपने अंग्रेजी बनाई इन ए विलेज ए मैन, ये आपने गलत बनाई, होगा क्या, ए मैन इन द विलेज। हमेशा इंग्लिश में द वर्ड्स विच कंटेन्स नो प्रीपोजिशन आर स्पोकन एट फर्स्ट, वो शब्द पहले बोले जाते हैं जो प्रीपोजिशन नहीं रखते हैं,
और वो शब्द बाद में बोले जाते हैं जो प्रीपोजिशन रखते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, मैं ये फ्रेज को लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एडमिसिबल इन सेंटेंस। ये सिद्धांत सेंटेंस पर लागू नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। फ्रेज एक ऐसा शब्दों का कॉम्बिनेशन है इंग्लिश में जिसमें बिना प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स पहले बोले जाते हैं और प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स बाद में बोले जाते हैं। आप अपने क्लास के किसी इंग्लिश की किताब का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर आप उसका सब्जेक्ट देखेंगे, टाइटल देखेंगे, तो आप गौर कीजिएगा, उसमें बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड पहले लिखा होगा और प्रीपोजिशन वाला वर्ड बाद में लिखा होगा। जैसे विलियम सी डगलस का लिखा है एक लेसन, ए गर्ल विद ए बास्केट। देखिए उसने ए गर्ल पहले लिखा और विद ए बास्केट बाद में लिखा। विद ए बास्केट ए गर्ल नहीं लिखा। हंटिंग बिग गेम विद कैमरा, देखिए हंटिंग बिग गेम पहले लिखा और विद कैमरा ये उसने बाद में लिखा। और अगर सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन वाले हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन्स चूंकि फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, तो अगर सभी वर्ड्स प्रीपोजिशन वाले हैं तो आप जिस क्रम में चाहें उस क्रम में लिखिए। जैसे इन द विलेज, अंडर द ट्री, बिसाइड द पॉन्ड, आपने सब प्रीपोजिशन वाले बोले। बिना प्रीपोजिशन वाले अगर हैं तो सब एक साथ बोल सकते हैं, जैसे द फॉरेस्ट, द मैन, द माउंटेन एंड द रिवर। देखिए किसी में प्रीपोजिशन नहीं था, आपने सारे प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स एक साथ बोले। लेकिन if you think in your mind some of the words which contain preposition and some of the words which do not contain preposition, अगर आप ऐसे फ्रेज सोचते हो जिसमें कि पहले उसमें प्रीपोजिशन वाले और बिना प्रीपोजिशन वाले वर्ड दोनों आ रहे हैं, तो आपको पहले बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड बोलना है और प्रीपोजिशन वाला वर्ड आपको बाद में बोलना है। कंपटीशन में ये जो कैरियर क्लासेस हैं उसमें जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस आता है, उसमें देखिए सेंटेंस में जब लिखा होगा, अगर जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका सिद्धांत दूसरा आ जाएगा, लेकिन उसमें भी देखिए अगर फ्रेज लिखा होगा तो उसमें प्रीपोजिशन वाला वर्ड बाद में होगा और बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड पहले होगा। आपको ये चीज़ सीखनी क्यों है? देखिए हर कंपटीशन में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें एक पैसेज आता है। उस पैसेज में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन से के नीचे 4 आंसर्स लिखे होते हैं। आपको उसमें से कोई एक आंसर टिक करना रहता है। सपोज एक क्वेश्चन, मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताता हूं। ए हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट, ही किल्ड ए लायन। ये छोटा सा सेंटेंस है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, व्हाट अबाउट द लायन? आपने इसका आंसर लिखा द हंटर किल्ड द लायन, या आपने क्या लिखा द लायन वॉज डेड। ये दोनों आंसर आपके गलत हैं। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन था व्हाट अबाउट द लायन, यानी क्वेश्चन फ्रेज मैनर में था और आपने ऑप्शन टिक कर दिया सेंटेंस मैनर वाला, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। ये ध्यान दीजिएगा, फ्रेज फ्रेज में जाता है, सेंटेंस सेंटेंस में जाता है। अंग्रेजी में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ट्रेवल करती है। अमूमन जैसे बच्चे कहते हैं कि इसका सिनोनिम नहीं याद होता, एंटोनिम नहीं याद होता, कैसे हम इसको करेक्ट करें? तो आपको अंग्रेजी इस लेवल पर सीखनी है कि आप ये जानो कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कैसे लिखी, बोली और समझी जाती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आया एक वर्ड बैड और आपसे कहा गया इसका एंटोनिम लिखो, आपने कहा इसका एंटोनिम गुड है। तो ये आपने बैड का एंटोनिम गुड इसलिए बता दिया क्योंकि आप इसको पढ़े हैं, समझे हैं, देखे हैं। लेकिन कभी आपने क्या सोचा कि बैड का एंटोनिम गुड क्यों है? इसलिए है क्योंकि बैड भी एडजेक्टिव है और गुड भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का एंटोनिम या एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। वर्ब का एंटोनिम या सिनोनिम वर्ब ही होगा। एडवर्ब का एंटोनिम या सिनोनिम एडवर्ब ही होगा। ये बातें आपको फ्रेज में ध्यान रखनी है। एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा, फ्रेज अमूमन बेसिकली विज्ञापन की दुनिया में काम करता है, क्योंकि फ्रेज 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें वर्ब नहीं होता, और अगर वर्ब बन गया तब तो सेंटेंस बन गया। आप देखिए हिंदी में, देखिए LIC का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप देखिए इसमें वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है। समोसा 5 रुपए, कॉल 50 पैसे, वोडाफोन। देखिए इसमें कहीं वर्ब नहीं है। आप गौर कीजिए कि जितने फ्रेज हैं वो सब इस आधार पर काम करते हैं विज्ञापन की दुनिया में कि उनमें डिटेल सेंटेंस ना लिखना पड़े।
इसलिए फ्रेज का इस्तेमाल कन्वर्सेशन में, फ्रेज का इस्तेमाल विज्ञापन में, फ्रेज का इस्तेमाल कम्युनिकेशन स्किल में, फ्रेज का इस्तेमाल डायलॉग डिलीवरी में ज़्यादा होता है। इसलिए आपको फ्रेज को बहुत अच्छी तरह समझना है। और ये फ्रेज बोलते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी में चाहे जैसा हो, लेकिन अंग्रेजी में बिना प्रीपोजिशन वाले वर्ड को पहले बोलिएगा और प्रीपोजिशन वाले वर्ड को बाद में बोलिएगा। सपोज एक फ्रेज में 10 वर्ड हैं, उसमें 3 प्रीपोजिशन वाले हैं और 7 बिना प्रीपोजिशन वाले हैं, तो जितने प्रीपोजिशंस के बिना वर्ड हैं वो सब पहले आएंगे और प्रीपोजिशन वाले वर्ड्स बाद में आएंगे। बात समझ आ रही है? ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसी फ्रेज से अगला स्टेप सेंटेंस बनता है। अब आप देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड है वो लेटर से बनता है, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज और फ्रेज से सेंटेंस बनता है। देखिए सबसे पहले है लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद फ्रेज और इसी फ्रेज के बाद है सेंटेंस। आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप है। अंग्रेजी में इन 4 बातों के अलावा 5वीं बात होती ही नहीं है। अगर आपको इन 4 बातों पर बहुत अच्छी पकड़ है तो अंग्रेजी बोलने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं अपने बाद के क्लास में आपको बताऊंगा। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप कोई अक्षर हिंदी में सोचते हो तो उसकी आप अंग्रेजी नहीं बना सकते हो, या कोई लेटर आप हिंदी अंग्रेजी में सोचते हो तो उसकी आप हिंदी नहीं बना सकते हो। यानी लेटर को हिंदी में नहीं लिखा जा सकता और अक्षर को अंग्रेजी में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपने लिखा का, आपने कहा इसकी अंग्रेजी हो गई के ए, ये आपने इसकी अंग्रेजी नहीं बनाई। दिस इज सिंपल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, दिस लेटर का। ये का प्रोनाउंसिएशन है, यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट। का को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, खा को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ऐसे ABCD को आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड जो है अगर हिंदी में है तो इसकी अंग्रेजी भी बनेगी और अंग्रेजी में है तो इसकी हिंदी भी बनेगी, क्योंकि वर्ड अपने आप में एक सेंस और एक मीनिंग रखते हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, हिंदी में 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। जैसे आपने बोला खेती और एक ने बोला खेती बारी, तो खेती तो समझ में आ रहा है लेकिन खेती बारी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें खेती बारी में बारी वर्ड निरर्थक है। गांव आओ गए थे, अब देखिए गांव और आओ समझ में आ रहा है, तो गांव तो समझ में आ रहा है लेकिन आओ नहीं समझ में आ रहा है। तो हिंदी में प्रायः अपभ्रंश बोला जाता है, निरर्थक शब्द ही बोले जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में निरर्थक शब्द नहीं होते। अंग्रेजी में ऑल वर्ड्स आर मीनिंगफुल, ऑल वर्ड्स कंटेन ए सेंस। अगर आपने कहा खेती बारी तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी? तो खेती बारी में सेंस खेती का कंप्लीट है, इसलिए खेती की अंग्रेजी लिखी जाएगी और अंग्रेजी अपने आप खेती बारी की वो हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, हिंदी के सभी मीनिंगफुल वर्ड्स अंग्रेजी में बोले जाते हैं और अंग्रेजी के सभी सेंसिबल और मीनिंगफुल वर्ड्स हिंदी में बोले जाते हैं। लेकिन जो निरर्थक वर्ड्स हैं, हिंदी के निरर्थक शब्द हैं, उनको अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, अंग्रेजी के जितने मीनिंगफुल वर्ड हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2 ही प्रकार के होते हैं, आइदर विद प्रीपोजिशन और विदाउट प्रीपोजिशन। तो जो शब्द प्रीपोजिशन वाले हैं वो फ्रेज में बाद में, और जो प्रीपोजिशन वाले हैं वो बाद में, और जो बिना प्रीपोजिशन वाले हैं वो पहले बोले जाते हैं। इसी फ्रेज से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस फ्रेज का कॉम्बिनेशन है, यानी फ्रेज चूंकि वर्ड से बनता है तो सेंटेंस भी वर्ड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सेंटेंस वर्ड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है, और अर्थ इसलिए होता है क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ड वर्ब यानी क्रिया आ जाता है। हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। सेंटेंस की जहां तक बात है, इसमें यह ध्यान रखना है, हिंदी के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है और अंग्रेजी के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। आपको अंग्रेजी बोलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एज टू हाउ वी स्पीक इंग्लिश, तो इस
कैसे अंग्रेजी बोली जाए, इसके लिए आपको ये समझ में आना है अंग्रेजी में सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो पहले आप जानो आपकी अपनी भाषा में यानी हिंदी में एक सेंटेंस कब होता है। जानो हिंदी में एक सेंटेंस बेटा तब होता है जब उसमें एक क्रिया होती है, और हिंदी के वाक्य में क्रिया सबसे लास्ट वर्ड होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट वर्ड है तो वो क्रिया ही होगा। लास्ट वर्ड अगर उस लास्ट वर्ड में किसी काम का करना पाया जा रहा है तभी वो एक क्रिया है। जैसे बहुत से बच्चे स्कूल गए, इसमें देखो लास्ट वर्ड है गए, तो इसमें गए में जाने के काम का करना पाया जा रहा है, इसलिए ये क्रिया है। और चूंकि ये क्रिया है इसीलिए बच्चे स्कूल गए, ये एक सेंटेंस है। लेकिन अंग्रेजी में सम ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। हिंदी में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें लास्ट वर्ड वर्ब नहीं होता। जैसे वह ईमानदार है, इसमें लास्ट वर्ड है ईमानदार, देखो ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में इसमें वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है का मतलब उसमें टू डू वाली क्रिया नहीं है। मैं आपको जब वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल बताऊंगा टू बी क्या होता है, टू डू क्या होता है, ट्रांसटिव क्या होता है, इंट्रांसटिव क्या होता है, वर्ब कैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, वर्ब कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये प्रयास करने का, जानने का प्रयास कीजिए कि टू डू वाली क्रिया माने ये वो क्रिया हिंदी में कहलाती है जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है। जैसे वह स्कूल गया, इसमें गया डू वाली क्रिया है क्योंकि जाने के काम का करना पाया जा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें खेलना वो क्रिया है जिसमें खेलने के काम का करना पाया जा रहा है। लोग सो गए, इसमें सोने के काम का करना पाया जा रहा है। बहुत से लोग जा सकते हैं, देखिए जाने के काम का करना पाया जा रहा है। मीन्स जिन वर्ड्स में किसी काम का करना पाया जाता है अंग्रेजी में वो वर्ड्स डू वाली क्रिया कहे जाते हैं। और बहुत ध्यान से, अंग्रेजी में जब कोई सेंटेंस बोला जाता है तो जो बात आप जहां सोचो उसको वहीं बोलो। जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो जो बात आप जहां सोचो वहीं लिख दो। अगर मान लो आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो जो बात आप जहां देखो अंग्रेजी में उसको वहीं लिख दो। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है, मीन्स अगर बहुत ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा है जैसे बहुत से लोग गांव में आए, इसमें देखिए एक वर्ड है बहुत से लोग, एक है गांव में, एक है आए। देखिए बहुत से लोग ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है, और गांव में ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें प्रीपोजिशन है, और आए ये वर्ब है। इसलिए ये वर्ब है क्योंकि इसमें आने के काम का करना पाया जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फ्रेज में जो वर्ड बिना प्रीपोजिशन वाले होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, और जो प्रीपोजिशन वाले होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। लेकिन सेंटेंस में ऐसा नहीं है। सेंटेंस में चाहे जो वर्ड जहां दिखाई पड़े वो वहीं बोला और लिखा जाता है। अगर आपको सबसे पहले प्रीपोजिशन वाला वर्ड दिखाई दे रहा है तो आप उसको लिख दीजिए। अगर आपको सबसे पहले बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड दिखाई दे रहा है तो उसको अंग्रेजी में लिख दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वर्ब के पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई भी बात हो, मैं आपको बताऊंगा। यहां वर्ब के पहले देखिए प्रीपोजिशन वाला वर्ड लिखा है, यहां वर्ब के पहले बिना प्रीपोजिशन वाला भी वर्ड हो सकता है। यानी 2 बातें हुई, इसके बाद 5 बातें और होती हैं। जान लीजिए वर्ब के पहले केवल 7 बातें हो सकती हैं, जिससे मैंने आपको 2 बातें बताई। एक वो वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन है, जैसे ये सेंटेंस। एक वो वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है, मैं आपको दूसरा सेंटेंस लिख के बताता हूं भी। लेकिन इन 2 बातों के अलावा 5 बातें और होती हैं। तो कैसे होगा? अब अगर आपको इसकी अंग्रेजी बनानी है तो जो बात जहां दिखाई दे रही है उसको वहीं लिखिए। सबसे पहले लिखा है बहुत से लोग, आप इसको अंग्रेजी में बोल दीजिए मेनी पीपल। उसके बाद लिखा है गांव में। अब देखिए गांव में ये वर्ब के पहले लिखा है, तो जो बात वर्ब के पहले होती है, 7 ही बातें वर्ब के पहले हो सकती हैं, 8वीं नहीं हो सकती है, तो ये बात अंग्रेजी में वर्ब के बाद जाएगी। तो पहले आ गया वर्ब केम, अब गांव में इन द विलेज।
देखिए सेंटेंस बन गया मेनी पीपल केम इन द विलेज। इसमें देखिए हिंदी में गांव में वर्ब के पहले था, ये वर्ब के बाद चला गया क्योंकि ये सेंटेंस है। सेंटेंस में व्हाट एवर कम्स इन हिंदी, पर्टिकुलरली हिंदी के सेंटेंस में जो कुछ वर्ब के पहले है, अंग्रेजी के सेंटेंस में वो वर्ब के बाद जाएगा। जैसे देखिए दूसरा मैं लिखता हूं, दूसरा सेंटेंस देखिए, बच्चों ने आम खाया। इसमें देखिए वर्ब खाया है क्योंकि खाने के काम का करना पाया जा रहा है। उसके पहले क्या लिखा है? आम। देखिए ये बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड है। चूंकि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब है। अब इसमें आम शब्द खाया के बाद जाएगा, तो पहले बच्चों ने, चिल्ड्रन, अब उसके बाद आम की अंग्रेजी नहीं आएगी, खाया की एट, और अब आम की मैंगो। आपने गौर किया हिंदी में क्रिया के पहले जो बात होती है अंग्रेजी में वो क्रिया के बाद जाती है। मीन्स और क्रिया के पहले क्या बात हो सकती है? 7 बातें हो सकती हैं, जिससे मैंने आपको 2 बातें बताई। रेस्ट बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच।